देखो तो साफ साफ दिख रहा है, नजदीक जाके देखो। तो फाइनली आज हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। इस फिगर को बनाने में ही हमको 2-3 दिन लगा। वैसे बनाने में तो आधा घंटा ही लगा था, बट इसका कंस्ट्रक्शन करने में इंतजार करते रहे हम लोग कब स्टार्ट करेंगे, तो आज हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। अब जब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है तो जब तक स्टेशन पे नहीं पहुंचेंगे तब तक रुक भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो श्वसन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। मूड है ना पढ़ने का? पढ़ने का एक छोटा सा तुम लोगों से रिक्वेस्ट होगा, कर सकते हो काम? साइड चेंज करो, तुम लोग इधर आ जाओ, बॉयज इधर आ जाओ, गर्ल्स इधर, तुम लोग बॉयज पीछे बैठ जाओ, तुम लोग इधर आ जाओ। एक काम और करो, बेंच को बाहर करो फटाफट, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। क्या हुआ? बना? हाँ क्या दिक्कत है, बैठो बना, ये लोग तो बैठ जाएगा अपना। या फिर आओगे इधर, आ जाओ, आने दो इसको भी, आने जो, आने जो, आ जाओ तुम लोग, आगे आ जाओ, चलो आ गया। एक दो तो बैठो एक लाइन में, बोले बार बार, छड़ी से बात करेंगे सीधा हम तब। हाँ, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं श्वसन तंत्र। देखो ये जो इंसान देख रहा है, अद्भुत इंसान, यही इनका नाम क्या है पता नहीं, लेकिन ये है मेरा श्वसन तंत्र। ये क्या है? श्वसन तंत्र। इसका क्या नाम रखोगे बोलो? किसका नाम? बार बार इसी का नाम क्यों रखते हो? और कोई नाम है? चलिए, तो बाल छोटा छोटा है तो लड़का ही होगा, गर्ल्स तो होगी नहीं। बाल अगर बड़ा कर दोगे तो लड़की बन जाएगी, एक बढ़िया सा चुड़ैल बन जाएगी। तो चुड़ैल में तुम लोगों की संज्ञा आ सकती है, लेकिन तुम लोग चुड़ैल नहीं हो, तुम लोग बढ़िया। हाँ, बाल बड़ा कर दें। चलिए, तो हम अभी चुड़ैल लिखने वाले थे यहाँ पे, बच गए। तो ये है मेरा श्वसन तंत्र का चित्र है। किसका है? श्वसन तंत्र, ठीक है। श्वसन तंत्र। अब शुरू से हम लोग समझते हैं एक एक चीजें। सबसे पहले जो श्वसन तंत्र हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, श्वसन तंत्र के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देना। मानव श्वसन तंत्र, ये क्या है? मानव श्वसन तंत्र मतलब हम लोग जो श्वसन की प्रक्रिया है हम लोगों की, मत ये सीधा मत, सिर्फ इतना मत समझो तुम जो सांस लिया वही श्वसन है, नहीं। वो श्वसन सिर्फ नहीं है, ये तो नाक जो है सिर्फ हवा अंदर जाने का एक माध्यम है, क्षेत्र है एक। श्वसन की प्रक्रिया समझोगे ना, 2-3 चीजें। पहली बात तो मजा बहुत आएगा, दूसरी इतनी खतरनाक सब चीजें समझोगे तो जिंदगी में मतलब एक तरह से कहो तो एक नया बदलाव भी तुम्हारी लाइफ में आ सकता है। कुछ रियल चीजों को जानोगे। तुम जो हवा अपने अंदर लेते हो, अगर गलत तरह की हवा लेते हो अंदर, उससे क्या नुकसान हो सकता है, और सही लेते हैं तो उससे क्या फायदा हो सकता है। हमारे बॉडी को जरूरी किन चीजों का है, इन्हीं सब चीजों पे हम बेसिकली आज बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले देखो, मानव में श्वसन की क्रिया एक जटिल तंत्र द्वारा होता है। सुनो, ये जो श्वसन की क्रिया है मानव में, जानवरों में एक जटिल तंत्र द्वारा होता है, उसको कहते हैं हम श्वसन तंत्र, ठीक है। लेकिन अलग अलग चीजें, जैसे मछली है, तो मछली जैसे श्वसन की प्रक्रिया उसमें है ना, हम लोगों में वैसे नहीं है। वो गलफरा से ऐसे ऐसे श्वसन करता है, देखे हो मछली को, गलफरा ऐसे ऐसे फुलाते हुए ऐसे ऐसे, देखे हो ना। मेंढक, मेंढक के बारे में जानोगे, मेंढक जो श्वसन की प्रक्रिया वो 3 तरह से श्वसन करता है, 3 तरह से। अगर वो मिट्टी के अंदर में है तो वो अपने स्किन से, यानी कि ऊपर वाले स्किन से श्वसन की प्रक्रिया उनका होता है। और अगर पानी के अंदर है, पानी के अंदर है तो फिर मछली जैसे वो श्वसन करता है, प्रक्रिया उनका। और जब वो ऐसे हवा में रहता है नॉर्मली, अच्छा देखते हैं उनके बारे में हम, ठीक। देखो, मानव में श्वसन की क्रिया एक जटिल तंत्र द्वारा होता है जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं, ठीक है। तंत्र, यह तंत्र नासागुहा, नेसोफेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोकस आदि अंगों के मिलने से बनता है। मतलब श्वसन तंत्र जो बनता है ना, श्वसन तंत्र जो मेरा बना है, किन किन चीजों से बना है देखो। देखो, नासा द्वार, फिर ग्रसनी कहते हैं जिसको फेनिक्स कहते हैं, कंठ। उसके बाद ये ब्रोकस, या ब्रोकस, इसको बोकस नहीं ब्रोकस कहते हैं, ब्रोकस,
ठीक, इन सब चीजों के मिलने से एक श्वसन तंत्र बनता है। क्या बनता है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसके नीचे, क्वेश्चन क्या ये लिख लियो, हेडिंग इसके नीचे लिखो, लिखो सबसे पहले को मानव में श्वसन क्रिया, मानव में श्वसन क्रिया एक जटिल तंत्र, एक जटिल तंत्र द्वारा होती है जिसे जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं, जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे श्वसन तंत्र। तुम लोग तब तक बायोलॉजी को रिवाइज कर सकते हो, जब तक मैं लेक्चर भी स्टार्ट हो गया है बायो का इधर, तो मैं इसको कंप्लीट करके ही बात करूंगा। ठीक है, अब लिखो, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो। एक तो शॉर्टकट में परिभाषा यही हो गया, हेलो श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, शॉर्टकट में यही फॉर्मूला हुआ तुम्हारा। शॉर्टकट में फॉर्मूला ये हुआ कि मानव श्वसन तंत्र एक जटिल, मानव श्वसन की क्रिया एक जटिल तंत्र द्वारा होता है, उसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। बात को समझा? ये एक छोटा सा हुआ परिभाषा तुम्हारा, तुम दोनों वहां बैठ जाओ तो। ठीक है, अब आगे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, अतः श्वसन की क्रिया में, श्वसन की क्रिया में सहयोग करने वाले, श्वसन की क्रिया में सहयोग करने वाले मानव शरीर की, श्वसन की क्रिया में सहयोग करने वाले, सहयोग करने वाले मानव शरीर की नासा गुहा, नासा गुहा, नेसोफेरिंक्स, 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 लेरिंग्स, लेरिंग्स, कोमा, ट्रैकिया, ब्रोकस, दोनों फेफड़ों, दोनों या फेफड़े लिखो, दोनों फेफड़े एवं डायफ्राम, एवं डायफ्राम, इसको डायाफ्राम भी कहते हैं, डायफ्राम भी कहते हैं, एवं डायफ्राम आदि, डायफ्राम आदि, डायफ्राम आदि अंगों के मिलने से, अंगों के मिलने से बनने वाले, बनने वाले तंत्र या स्वरूप को मानव श्वसन, या फिर ऐसे लिख सकते हो, बनने वाले तंत्र को मानव श्वसन तंत्र कहते हैं, मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। लिख लिया? मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। अभी सबके बारे में नहीं जानोगे, अभी सब समझाएंगे तब ना जानोगे। लिख लिया? चलो ठीक है, अब देखो, अब आगे, आगे हेडिंग दो, हेडिंग दो आगे, मार्केनोवा, मानव, मानव श्वसन तंत्र की बनावट, हेडिंग दो, मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र की बनावट, बनावट, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी
सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब सुनो इसके आगे क्या करना है, सुनो सुनो सुनो, हो गया ना, लिख लिया, हेडिंग दे दिया। इसके आगे तुमको इस फिगर को बनाना है, लेकिन अभी फिगर तो बनाना नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़े फिगर बनाने में समय लग जाएगा। इस फिगर को क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, या किताब में इसको घर में बैठकर बनाना है। इसके लिए इतना सा जगह छोड़ दोगे, क्या बनाने के लिए, फिगर बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए, श्वसन तंत्र बनाने के लिए। ठीक, अब इसके बाद इस श्वसन तंत्र में क्या क्या काम होता है, किन किन भागों का, श्वसन की प्रक्रिया क्या है, इन सारी चीजों को समझना है, एक एक करके समझना है, एक एक करके समझना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे नंबर 1 नासा गुहा के बारे में। पहले लिखो नासा गुहा, नासा गुहा, नासा गुहा लिखो, नासा गुहा। लिखा? सुनो, नासा गुहा और नासा द्वार, इनमें अंतर होता है। हम यहाँ लिखे हैं नासा द्वार, नासा और नासा गुहा में अंतर। द्वार मतलब जहां से तुम घर के अंदर प्रवेश करते हो, पहला उसको द्वार कहते हैं। और नासा गुहा, गुहा मतलब होता है अंदर, अंदर। अब यहाँ पे देखो, तुम अपने अपने घर में देखो, गेट से जो अंदर घुसते हैं, तो गेट जो है वो द्वार हो गया। नाक का भी 2 गेट है, ये दोनों गेट हो गया, तो इसके अंदर जाती है हवा, तो स्टार्टिंग उसको हम नासा द्वार कहते हैं। लेकिन यही दोनों गेट, ये जो दोनों गेट है, अंदर जाकर एक चौड़ी जगह पे, देखो चौड़ा जैसा बत्ती सा मिलता है ना, उस चौड़ा जगह पे जाके दोनों जो है गेट आपस में मिलता है। उस चौड़ा जगह को अंदर में हम कहते हैं नासा गुहा। क्या कहते हैं? अब कार्य क्या है उसका श्वसन तंत्र में, एक एक चीज को समझना है, श्वसन तंत्र में किसका क्या काम है। ठीक, तो नासा को देखो, नाक, नाक जो है, नाक, सबसे पहली बात, अगर श्वसन की प्रक्रिया होगी तो वो तब होगी जब ऑक्सीजन तुम्हारे अंदर जाएगी। बोलो बोलो, होगी कि नहीं? तो ऑक्सीजन कहाँ से जाएगी? नाक के द्वार से, यानी नासा गुहा को, या फिर उसका नासा द्वार, नासा द्वार से नासा गुहा में जाएगा। ठीक, तो सबसे प्रारंभिक अंग अगर हम बोले, प्रारंभिक अंग, शुरुआत का अंग किसका? श्वसन तंत्र का पहला भाग अगर बोले, वो हम नासा गुहा को बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि शुरुआती यहाँ से हो रहा है। इसको बंद कर देंगे, नाक में हवा जाएगा अंदर? नहीं जाएगा। नाक बंद करके सांस ले पाओगे? मुंह से नहीं ले पाओगे, मुंह से भी तो सांस लेते हैं। आगे तुम ये भी समझोगे, चाहे तो नाक से सांस लो या मुंह से सांस लो, दोनों जाके एक ही जगह मिलता है। और वो ये पॉइंट है तुम्हारा, जिसको ग्रसनी हम कह सकेंगे। अभी आगे यही समझोगे, ठीक है? तो हाँ, लेकिन फिर भी नाक से सांस क्यों? लेकिन ये समझने वाला है, भगवान ने जब हमारे स्ट्रक्चर बनाया होगा, जब मुंह से हम सांस ले ही सकते थे, नाक क्यों बनाया? नाक को ऐसे हटा के प्लेन कर देता इस जगह। सोचो अगर नाक को प्लेन कर देता तो कैसा लगता? तुम इमेजिन करो, अगर नाक सिर्फ रखा अगर नाक नहीं होता तो कैसा लगता है? सूर्पनखा से भी बदतर। तो अब देखो नाक को क्यों बनाया गया है, सुनो। बेसिकली श्वास यानी ऑक्सीजन जो तुम लेते हो, तो ये मत समझना सिर्फ ऑक्सीजन ही तुम्हारे अंदर जाती है। जाती तो हवा है अंदर, ऑक्सीजन नहीं जाती है। सुनो, हवा जाती है, हवा में 78% नाइट्रोजन होता है, वो भी तुम्हारे अंदर जाती है। ऑक्सीजन भी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.03% जाती है। हवा में मौजूद 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड भी तुम लेते हो अंदर, ये तीनों चीज लेते हो। लेकिन काम जिस चीज का है ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीजन ही रखेगा अंदर, बाकी चीज को अंदर निकाल दिया जाता है। नाइट्रोजन 78% तो जाता है, लेकिन निकल भी जाता है 78%। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जानते हो ना, जाता 0.03% अंदर है, निकलता है 4% कार्बन डाइऑक्साइड उधर से, कार्बन। ठीक है, चलिए ये बातें तो ठीक है। हम लोग समझ रहे थे कि नाक से ही सांस क्यों लेना चाहिए। एक्चुअली में अभी जानोगे आगे नाक के बारे में। नाक
के अंदर जब हवा जाती है ना, तो हवा में धूल कण डस्ट पार्टिकल्स होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो डस्ट पार्टिकल्स अगर तुम्हारे फेफड़े में चला जाएगा तो फेफड़ा खराब हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो कैसे वो डस्ट पार्टिकल बाहर कैसे निकलेगा? कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं या सोचता होगा, इतना ज्यादा धूल कण हम लोग जो लेते हैं वो अंदर जाता होगा तो खराब नहीं हो जाएगा फेफड़ा? बिल्कुल, अगर ज्यादा मात्रा में तुम ये सब चीज लोगे अंदर तो खराब होगा ही होगा। अगर कम मात्रा में जा रहा है तो वो अंदर जाता नहीं है, वो बाहर ही रुक जाता है। कैसे? हमारे नाक में जो नाका गुहा है, ये नासा गुहा जो है मेरा, यहाँ पर चौड़ी दीवार जो है, यहाँ पे एक श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। पहली बात तो नाक के अंदर जो बाल होती है वो डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेता है। उसके बाद श्लेष्मा ग्रंथि जो होती है वो एक ग्रंथि है जो कि मतलब कि एक चिपचिपा टाइप का लिक्विड होता है, वो उस जगह लगा होगा, हमेशा वो गीला ही रहता है। उसका काम ये है कि इन चीजों डस्ट पार्टिकल्स को रोकना, अपने में चिपका लेना, पकड़ के वहीं पे खींच लेगा, उसको चिपका लेगा, चुंबक की तरफ अपने अंदर चिपका लेगा। ठीक है। और उसके बाद प्योर ऑक्सीजन अंदर जाता है, यानी प्योर जितना हवा होता है, डस्ट पार्टिकल्स, और वही डस्ट पार्टिकल्स बाद में गंदगी की तरफ तुम लोग निकाल देते हो। अब आगे समझो, देखो रियल चीजें जो है वो समझा रहे हैं। ठीक, नाक श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग है। अच्छा, इसके दोनों छिद्रों से होकर वातावरण की वायु भीतर प्रवेश करती है ना। नाक के दोनों छिद्र पीछे जाकर एक चौड़े क्षेत्र में खुलता है, जिसे नासा गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? वही चौड़ा वाला क्षेत्र जो है, ऐसे उंगली देख के दीवार से ऐसे छू के देख सकते हो तुम, उसको हम कहते हैं नासा गुहा। नासा गुहा के आंतरिक भित्ति में, हेलो, नासा गुहा के आंतरिक भित्ति में, हम किसी को बुला के उसके नाक का भी चेकअप करेंगे, उसके नासा गुहा के आंतरिक भित्ति में, आंतरिक भित्ति समझते हो, अंदर भागला भाग में एक श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है, श्लेष्मा ग्रंथियां, जिसके बारे में अभी मैंने बताया। ठीक, जिनके कारण वह गीली रहती है, हमेशा क्या रहती है? नाक के अंदर गीली, इधर कतनो सूखा रह जाए, अंदर वो गीला ही रहेगा। तुम देखना शीशम बढ़िया से जाके नाक को ऊपर करके ऐसे देखना, गीली रहेगी वो। ठीक, नासा गुहा में वायुमंडल से पहुंचने वाली वायु उपस्थित धूलकण जीवाणु श्लेष्मा में चिपक जाता है। धूलकण जीवाणु किसमें चिपक जाता है? श्लेष्मा में चिपक जाएगा, अंदर नहीं पहुंच पाते हैं। नासा गुहा से पहले और नासा छिद्रों से आगे की दीवारों पर बाल पाए जाते हैं, जो हवा को छानने का काम करता है। तो ये इतना सा कंस्ट्रक्शन था किनका, मतलब कि ये सिस्टम, ये था मेरा नासा गुहा का। इनको लिखना है, क्या करना है? लिखो लिखो लिखो। नाक नाक श्वसन तंत्र का, नाक श्वसन तंत्र का पहला अंग है। पहला अंग है। इसके दोनों छिद्रों से होकर, इसके दोनों छिद्रों से होकर हवा हवा नाक में प्रवेश करती है। पूर्ण विराम। नाक के दोनों छिद्र, नाक के दोनों छिद्र पीछे जाकर, पीछे जाकर एक चौड़े क्षेत्र में, एक चौड़े क्षेत्र में खुलते हैं, एक चौड़े क्षेत्र में खुलते हैं, जिसे नासा गुहा कहते हैं। स्टार देके लिखो। नासा गुहा की आंतरिक भित्ति में, नासा गुहा की आंतरिक भित्ति में श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। श्लेष्मा ऐसे लिखना, श्लेष्मा, श्लेष्मा ग्रंथियां, ग्रंथियां लिखने आता है ना, श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं।
जिनके कारण वह गीली होती है, जिनके कारण वह गीली होती है। हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। श्लेष्मा ग्रंथि के कारण क्या रहती है, वो गीली रहती है। क्या रहती है, याद रखना, नासा गुहा की जो आंतरिक भित्ति दीवार है वो गीली रहती है, किसके कारण, श्लेष्मा ग्रंथि के कारण। ओके, स्टार आगे लिखो। नासा गुहा में, नासा गुहा में जाने वाली या आने वाली, नासा गुहा में आने वाली हवा का धूल कण, हवा का धूल कण या जीवाणु, हवा का धूल कण या जीवाणु श्लेष्मा से चिपक जाते हैं। धूल कण या जीवाणु श्लेष्मा से चिपक जाते हैं। एक स्टार और लिखो। नासा द्वार के आगे, नासा द्वार के आगे और और नासा गुहा के पहले, पहले की दीवारों पर बाल पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, जो हवा को छानने का कार्य करते हैं, जो हवा को छानने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, छानने का कार्य। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये नासा द्वार हो गया, ये जो शुरुआत गेट है इसके अंदर नासा द्वार हो गया। अच्छा, नासा द्वार में ये जो देख रहे हो ना, ये दो ट्विंस टावर, ये जो फुला हुआ है साइड में, ये फुला हुआ, ये यहां पर ये दीवार है। ये कौन सा दीवार है, ये कौन सा दीवार है, ये पटना का गोलघर है, ठीक है। इसी के दीवार पर जो है तुम्हारे बाल पाए जाते हैं, जो हवा को छानने का काम करता है। क्या करता है, हवा को छानने का काम करता है। ध्यान रखो, ये है कहाँ, सुनो मेरी बात, ये जो तुम्हारा है ना, यहाँ से आगे लगा, मैं इसे समझाता हूँ। यहाँ जो है, ये जहाँ नथुन्नी पहनते हो, इसके आगे जो है ये वाला दीवार, यहाँ से यहाँ तक ये तुम्हारा है नासा, ये क्या कहते हैं, नासा गुहा का दीवार। इसी पे होता है श्लेष्मा ग्रंथि। इसके आगे ये वाला है नासा द्वार, और इसी दोनों के बीच में ये वाला जो गुंबज है दोनों बगल का, इसी पे होते हैं बाल, जो कि हवा को छानने का काम करता है। इन बातों को ध्यान रखना। आगे ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पढ़ेंगे हम, नेसोफेरिंग्स को पढ़ेंगे, ठीक। नंबर 2, नंबर दूसरा लिखना है नेसोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स। अब नेसोफेरिंग्स जो है, नेसोफेरिंग्स नेसोफेरिंग्स, ग्रसनी को ही नेसोफेरिंग्स कहा जाता है। ग्रसनी लिखा हुआ है ना, इसको नेसोफेरिंग्स बोलते हैं। ग्रसनी, नासाग्रहणी, ऊपरी ग्रहणी या नेसोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स, ठीक है, या ग्रसनी। सुनो अब, नेसोफेरिंग्स क्या है पहले समझो। देखो, नासा गुहा के आगे, जैसे नासा गुहा के बारे में बताए ना, नासा गुहा की दीवारों पर श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। अब नासा गुहा से तुम आगे बढ़ो, नासा गुहा के आगे घुमावदार रास्ता होता है एगो। ये जो ये है ना, ये जो तुम्हारा है, ध्यान देना, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा।
सुनो, ये जो नासा नासा गुहा था, इसके आगे जब आओगे, इसके आगे यहाँ पर तुम्हारा घुमावदार रास्ता होता है। कैसा रास्ता होता है? घुमावदार रास्ता। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो, ये मुंह है तुम्हारा, ये नाक है, ये नाक वाला भाग है, ये मुंह वाला भाग है, ठीक। मुंह से भी हवा लेते हैं, खाना लेते हैं तो इस इधर से जाता है, और ये नाक से भी हवा लेते हैं, और जो भी हाँ हवा ही लेते हैं नाक से, और कुछ तो ले नहीं सकते हो। ये दोनों जब आता है ना, एक ही जगह पे यहाँ पे देखो मीट करता है, आपस में मिलता है, ठीक है, मिलता है। तो जहाँ पे मिलता है ना, इस पॉइंट को, यहाँ पर इस घुमावदार पॉइंट को हम कहते हैं, या तो ग्रसनी कहते हैं इसको, या नेसोफेरिंक्स कहते हैं, ठीक। या इसको कभी कहीं कहीं पे हम गूगल से निकाल के देखे हैं कि बहुत जगह तो वो नासा ग्रसनी भी सुनने को मिलेगा। तो नाम अलग अलग मिल सकता है सुनने को, तो घबराना नहीं, इस सारे नाम को दिमाग में रखना। अब तुम पढ़े हो क्या चीज, नेसोफेरिंक्स, वहां आ गया ग्रसनी, समझ में नहीं करोगे। ऐसा जरूर इसी किताब में दो जगह अलग अलग नाम है, तो एक नाम से तो नहीं होगा, तुमको सारा नाम याद रखना पड़ेगा। उसका नाम ग्रसनी भी है, उसका नाम नेसोफेरिंक्स भी है, इंग्लिश में फेर्निक्स भी कहते हैं इसको, या नासा ग्रसनी, या ऊपरी ग्रसनी भी बोलते हैं। क्यों? निचली ग्रसनी ऊपरी ग्रसनी अलग है, ग्रसनी दो गो है, इसको हम ऊपर वाला ग्रसनी बोलेंगे। ऐसा ग्रसनी नीचे भी है, बताएंगे अभी। तो समझ में आया ग्रसनी के बारे में, नेसोफेरिंक्स क्या है। अब कार्य समझो इसका, आगे देखो। तो नासा गुहा के आगे होता है नेसोफेरिंक्स, आगे होता है ना, घुमावदार होता है, क्योंकि वहां पे दो जगह से रास्ते घूमते हैं। उसको हम ग्रसनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेसोफेरिंक्स को ग्रसनी भी कहते हैं। ग्रसनी एक छिद्र द्वारा श्वास नली में खुलती है। ग्रसनी एक छिद्र द्वारा श्वास नली में खुलती है, इसे ग्लाटिस कहते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, श्वास नली में खुलती है। ये जो ग्रसनी है ना, ये एक छिद्र द्वारा, अब देखो छिद्र द्वारा की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर जो है ऐसे समझो, यहाँ का डायमेंशन को मैं अगले लेक्चर वीडियो में यहाँ पे चेंज करूंगा, लेकिन ये होता कैसे ऐसे समझो तुम। जैसे कि देखो, इसको मिटा देते हैं। हाँ, ये तुम्हारा ये रहा मुंह वाला पार्ट, ये मुंह वाला, और ये ऊपर वाला है नाक वाला पार्ट, ठीक है। अब दोनों यहाँ पे आके देखो ध्यान से, यहाँ पे आके इस तरह से मिला ना, इस तरह से। अब देखो ये मुंह वाला भाग है, मुंह, ये मुंह वाला भाग है, और ये नाक वाला भाग है, ठीक। अब दोनों यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे मिल रहा है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं ग्रसनी या नेसोफेरिंक्स कहते हैं ना। अब यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, आगे बढ़ने के बाद ये जब आगे बढ़ोगे, यही चीज जो है यहाँ पर फिर से दो भागों में टूट जाता है। ये फिर से दो भागों में टूट जाता है, ध्यान रखना। और दो भागों में जो टूटता है, क्यों टूटता है ये बताओ मुझे। कि मुंह से तुम श्वास भी लेते हो, पानी भी पीते हो, हवा, नाक बंद कर देंगे, मुंह से सांस लोगे ना, ठीक है, मुंह से सांस लोगे वो भी अंदर जाएगा, खाना खाओगे वो भी अंदर जाएगा। अब दरअसल बात ये है कि खाना और ये श्वास दोनों, क्या ये खींच के जाता है? नहीं, स्थान अलग अलग है, अलग अलग। अब यहाँ पे बात दरअसल ये है कि नाक और मुंह दोनों से श्वास लोगे तो ये दोनों यहाँ पे आएगा इस क्षेत्र में, लेकिन आगे जाके दोनों का रास्ता बदल जाता है। ये रास्ता जो है, इस रास्ते से वही जा सकता है जो कि ऑक्सीजन या कार्बन, मतलब हवा, हवा समझ लो सीधा, हवा मतलब ऑक्सीजन हो गया, जो भी चीजें उसमें जाती है, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। यानी हवा जो हम लेते हैं, चाहे मुंह से लें या नाक से लें, वो इधर चला जाएगा, और खाना जो लेंगे, भोजन, भोजन जो लेंगे, भोजन मेरा इधर चला जाएगा। अब दरअसल बात यह है कि दोनों पाइप इस तरह से नहीं होता है, दोनों पाइप, ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये दोनों पाइप इस तरह से होता है, एक आगे पीछे होता है, और एक इसके आगे होता है इस तरह से, जो कि तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये जो है ना, ये श्वास नली का पाइप है, और श्वास नली के पीछे में जो है ये वाला, इसके पीछे में देख रहे हो, वो भोजन वाला पाइप है। क्या है? भोजन वाला पाइप। हम अलग अलग करके भी समझा दिए, लेकिन होता दोनों ऐसे है, पैरेलल होता है, इसलिए दिख नहीं रहा होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, इस तरह से होता है। अब दरअसल बात यह है कि भोजन जब हम खाते हैं तो वो भोजन वाला नली में चला जाता है, और जब हवा लेते हैं तो इधर चला जाता है। ऐसा क्यों? क्या इधर से इधर ये वाला जो भाग है, ये श्वसन वाला भाग है, इधर हवा ही जा सकती है, ऑक्सीजन जा सकती है, जिसके कारण मेरा श्वसन की प्रक्रिया पूरी होगी। अगर क्या इधर भोजन क्यों नहीं जा सकता? अभी आगे तुम समझोगे। अगर हम खाना खाते हैं तो खाना इधर क्यों जाता है, इधर क्यों नहीं जाता है? इधर क्यों नहीं जाता है? देखो, ये श्वास नली है, ये कौन सा नली है? श्वास नली। श्वास नली को ध्यान से समझो कि हमारा नाक के बारे में अभी हम बताए, नाक के बारे में सुनो ध्यान से, कि एक घुमावदार रास्ता होता है जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ग्रसनी या नासा ग्रसनी या नेसोफेरिंक्स कहते हैं, कहते हैं ना नेसोफेरिंक्स। अब यही नेसोफेरिंक्स, यही जो है तुम्हारा छिद्र, ग्रसनी का एक छिद्र, ग्रसनी का यानी कि नेसोफेरिंक्स का एक छिद्र श्वास नली में खुलती है। नेसोफेरिंक्स का एक छिद्र जो है, ये नेसोफेरिंक्स है। नेसोफेरिंक्स
दो छिद्रों से आके मिला है ना। अब दो में से एक छिद्र जो है ये श्वास नली में खुलती है। कहाँ खुलती है? श्वास नली कौन सा है? यही श्वास नली है, ये वाला। अब यहाँ पर है ये श्वास नली, ये वाला श्वास नली। अभी श्वास नली बनाए हैं, क्यों? क्योंकि हम श्वास के बारे में पढ़ रहे हैं। भोजन नली क्यों बनाएंगे? इसके पीछे भोजन नली है। अब यहाँ पे श्वास नली में खुलती है, तो श्वास नली में जो खुलती है ये वाला भाग जो है, इसको इसी श्वास वाले नली में जो खुलता है ना, इसको हम कहते हैं ग्लाटिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्लाटिस या ग्लोटिस कहते हैं। ये जो वाला जो भाग है तुम्हारा, इसको हम ग्लाटिस कहते हैं। अब वहां पे हम फिगर चेंज करेंगे कल, ठीक, थोड़ा सा तब बताएंगे। इसको ग्लाटिस कहेंगे, ग्लाटिस, ग्लाटिस, ग्लाटिस। यानी सीधा समझ लो ना, सीधा समझ लो। मैं बताता हूँ ऐसे, तुम घर में गया, अपने घर में दरवाजा, मेन दरवाजा होता है ना, मेन दरवाजे से जिसे अंदर गया। अब तुम्हारा आगे घर के अंदर दो कमरा है, मान के चलो। एक इधर कमरा जा रहा है, एक इधर जा रहा है कमरा, ठीक। ये वाला मान के चलो कि तुम्हारे दूसरे का कमरा है, और ये वाला मान के चलो तुम्हारा कमरा है, ठीक। अब यहाँ पे तुम अपने कमरे की ओर जाओगे, तुम श्वास हो तो अपने कमरे की ओर जाओगे। तो अपने कमरे की ओर जाने के लिए पहले तो मेन दरवाजे से आना पड़ता है, सबको अपना घर आना पड़ता है ना। उसके बाद रास्ता बदलना पड़ता है। अब जहां से रास्ता तुमने बदला, उस पॉइंट को ग्लाटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपना अपना उसको दरवाजा कह सकते हैं, या जो भी कहो, द्वार, अपना द्वार, उसको ग्लाटिस कहते हैं। अच्छा, अपना द्वार से जो अपने कमरों में घुसोगे, अंदर जाओगे, तो बिना दरवाजे का तुम्हारे कमरे में दरवाजा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। एक घर के मेन दरवाजा होता है, एक रूम में दरवाजा होता है। तो रूम का मतलब हो गया, ये श्वास नली के फर्स्ट पॉइंट को हम ग्लाटिस कहते हैं, लेकिन यहीं पर होता है वो दरवाजा होता है। क्या होता है? ये दरवाजा एक्चुअली में जो है, मैं बता रहा हूं, यहाँ पर दरवाजा एक ठो ही होता है, एक ही दरवाजा होता है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे इसका दरवाजा और इसका दरवाजा अलग अलग नहीं होता है। ये है एक दरवाजा, ये क्या है? एक दरवाजा। अब इस दरवाजा का काम क्या है जानते हो? बहुत ही मतलब कि अमेजिंग वर्क है इसका। वर्क ये है कि अगर यहाँ से मुंह से भोजन आएगा और या सांस आएगा, दोनों तो यहीं पे आएगा। अगर भोजन आएगा तो इसको पता चल जाएगा भोजन आ रहा है। अब ये क्या करेगा? इधर वाला दरवाजा ऐसे बंद कर देगा, इधर बंद कर देगा। अब भोजन इधर जा सकता है? भोजन इधर से होके इधर निकल जाएगा। अगर भोजन हम नहीं ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, श्वास, तो श्वास ले रहे हैं, फटाक से दरवाजा क्या होगा? इधर वाला बंद कर देगा और श्वास इधर चला जाता है। कितना जबरदस्त वर्क हो रहा है, समझ रहे हो? समझो। अब यहीं पर एक और चीज आ जाता है, कंडीशन, कि अगर गलती से भोजन चला जाएगा श्वास नली में तो क्या होगा? श्वास नली में अगर गलती से भी भोजन चला जाएगा तो यहाँ पर तुम्हें हिचकियां आने लगेगी, या फिर मतलब कि उसको क्या कहते हैं, जो उल्टा भोजन वोजन निकल जाता है, क्या कहते हैं? हाँ, सड़क जाते हैं हम लोग, ऐसे भी अपनी भाषा में ये भी कहते हैं ना, सरकना उसको कहते हैं। तो ये क्यों होता है? क्यों होता है? अब देखो, ध्यान रहे, खाना खाने समय कहा जाता है कि ना ही तुम किसी को याद करो, ना ही तुम मोबाइल देखो, ना ही टीवी देखो, ना ही किसी से बातें करो। क्यों? ये ब्रेन ही सब कुछ करता है। तुम जो खाना खा रहे हो उसको श्वास नली में जाना है कि भोजन वाला नली में जाना है, ये निश्चय कौन करता है? ब्रेन कहता है किसको? इस गेट को, रे गेट, भोजन जा रहा है, जल्दी से श्वास नली को बंद करो। श्वास नली फट से बंद हो जाएगा, और जैसे बंद होगा भोजन चला जाएगा भोजन नली में। दिमाग का प्रयोग उस समय खाना खा रहे हो तो खाना किस समय करोगे? खाना में। अगर उसी समय तुम खाना मुंह में ले लिया, अब बातें भी कर रहे हो किसी से मोबाइल पे, इस तरह से हाय हेलो, अब बातें कर रहे हो, खाना खाया, अब इस तरह से अगर तुम वहां बात कर रहे हो, ध्यान तुम्हारा वहां है, तुमने भोजन ले लिया, अब वो खाना गलती से क्या होगा? ये गेट बंद ही नहीं होगा। क्यों? दिमाग का यूज अभी कहाँ कर रहे हो तुम? बात करने पे। अब भोजन भी दे रहे हो। दिमाग एक टाइम में दो काम तो कर नहीं सकता है, कहीं कहीं करता भी है दो काम, लेकिन मान के चलो दिमाग को भूल गया। दिमाग भी तुम्हारा पूरा तरह से दिल लगा लिया है वहीं पर जहां तुम्हारा दिल लगा हुआ है, मोबाइल पे। अब यहाँ गलती से क्या होगा? ई वाला गेट बंद, ई वाला जो है भोजन वाला गेट बंद हो गया है, और भोजन तुमने खाया, आई चला गया श्वास नली में, फटाक से मोबाइल तोबाइल सब गिर जाएगा। इसके बाद जो तुम्हारा हालत होगा तो बता नहीं सकते हैं। हल्का फल्का हिचकी आएगा तो समझोगे कोई याद कर रहा है। एक्चुअली में जब हिचकियां आती है, हम लोग कहते हैं कोई याद करता है, तो ये वाला जो भ्रम है निकाल दो। याद करने से हिचकी नहीं आता है, तुम किसी को याद कर रहे हो तब तुमको हिचकी आया है, क्योंकि तुम याद कर रहे हो। और तुम्हारा जो वो अच्छा, इस गेट का नाम है एपिग्लाटिस। क्या क्या नाम है? अब तुम्हारा एपिग्लाटिस चला गया है, भोजन वाला गेट को बंद कर दिया, तुमने भोजन खा के खाना खाया, खाना चला गया कहाँ? श्वास नली में, तो उल्टा वोमिटिंग,
तो तुमको थोड़ी कोई याद कर रहा है, ई भ्रम को निकाल दो, साइंस पढ़ रहे हो तो अब साइंस में यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि हमको कोई याद नहीं करता, हम ही दूसरे को याद करते हैं, इसीलिए हमारे साथ ये घटना होती है। समझा बात को? आई बात समझ में? यहाँ पे बहुत अमेजिंग वर्क होता है और ये सारा काम ब्रेन का है। किसका है? ब्रेन मैसेज भेजता है, क्लोज द डोर ऑफ ये इसका फूड वे का, इनका बंद करने कहता है तो भोजन वाला दरवाजा बंद करेगा, श्वास ले रहे हैं तो श्वास वाला में जाएगा। तो ये पूरा एरिया देख रहे हो ना, ये पूरा एरिया में सारा काम होता है। अब यहाँ पे समझते हैं आगे। नेसोफेरिंक्स की बात कर रहे थे हम, तो ग्लाटिस किसे कहेंगे बताओ? ग्लाटिस किसे कहेंगे? देखो, ग्रसनी एक छिद्र द्वारा श्वास नली में खुलती है। किस नली में खुलती है? श्वास नली का जो ये जो पॉइंट है ना श्वास नली का, इसको हम कहते हैं ग्लाटिस कहते हैं। देख, अच्छा याद रखना, एक तो ग्लाटिस और एपिग्लाटिस, ये दोनों वर्ग को मैं समझा देता हूँ। एक तो ग्लाटिस, गोला संयुक्त आकार टॉर्स का, तो ग्लाटिस मैं वहां लिखा नहीं हूँ ग्लाटिस, ध्यान रखना, होगा तो कल लिख दूंगा क्योंकि उसके लिए हमको फिगर बनाना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एक ग्लाटिस, एक एपिग्लाटिस। अब दोनों समझ लो क्या है। एपिग्लाटिस, सुनो, एपिग्लाटिस वो दरवाजा है जो तुम्हारे भोजन के मार्ग को और श्वास के मार्ग, श्वास नली को, भोजन नली को, श्वास नली को, भोजन नली को बंद करने का काम करता है। क्या काम करता है? किसको बंद करता है? भोजन नली या श्वास नली को कौन बंद करता है? एपिग्लाटिस। कौन बंद करता है? एपिग्लाटिस। अच्छा, ग्लाटिस क्या है? श्वास नली के, श्वास नली वाला जो भाग है श्वास नली का, जिधर से हवा जाएगा अंदर, उसके ऊपरी भाग को हम ग्लाटिस कहते हैं, जिसको बंद करता है। तो एपिग्लाटिस जब तक ग्लाटिस को बंद नहीं करेगा तब तक भोजन वाला मार्ग में नहीं जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब लिखोगे, लिखो, नेसोफेरिंक्स को लिखो। लिखो, नासा गुहा के आगे, नासा गुहा के आगे तुम लोग आए हो मतलब कि बैठने के लिए, देखने के लिए कि सर कैसे कैसे नाचते हैं, लिख तो नहीं रहे हो। अभी आया है तो आधा घंटा के बाद लिखना, बैठो, जब खत्म हो जाएगा क्लास, एकदम छुट्टी हो जाएगा, तब कहना सर अब हम लिखेंगे। जैसे आए लिखना स्टार्ट, आयो मुर्दा बैठा हुआ देखो, यहाँ कोनो नाच हो रहा है क्या है? अरे क्या ऑर्केस्ट्रा है? रंजो मंजो आई है। चलो, नासा गुहा के आगे के घुमावदार रास्ते को, नासा गुहा के आगे के घुमावदार रास्ते को नेसोफेरिंक्स या ग्रसनी कहते हैं। नासा गुहा के आगे के घुमावदार रास्ते को नेसोफेरिंक्स या ग्रसनी कहते हैं। नेसोफेरिंक्स या ग्रसनी कहते हैं। यह ग्रसनी एक छिद्र द्वारा यह ग्रसनी एक छिद्र द्वारा श्वास नली में खुलती है, श्वास नली में खुलती है, श्वास नली में खुलती है, जिसे हम ग्लाटिस कहते हैं, जिसे हम ग्लाटिस कहते हैं। स्टार देके लिखो, स्टार देके लिखो, स्टार देके लिखो। लिखो, ग्लाटिस एक
दरवाजा द्वारा, दरवाजा लिखा है कि कपाट लिखा है, एक दरवाजे द्वारा या दरवाजा द्वारा ढका रहता है, ध्वज चंद्रबिंदु को आकर ढका, ढका रहता है, जिसे हम एपिग्लाटिस कहते हैं, जिसे हम एपिग्लाटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लाटिस कहते हैं। अब लिखना है उसी में लिख सकते हो या अगला स्टार देके भी लिख सकते हो, अपना मन है। एपिग्लाटिस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। एपिग्लाटिस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। नेसोफेरिंक्स कंप्लीट। अब नेसोफेरिंक्स के बाद आता है, अच्छा अभी तक दो चीज हम लोग समझे, बताओ क्या क्या? श्वसन तंत्र में पहला तंत्र हम लोगों ने पढ़ा नासा गुहा, दूसरा पढ़ा नेसोफेरिंक्स। अच्छा, नासा द्वार से पहले, नासा गुहा से पहले नासा द्वार होता है। नासा द्वार के बारे में क्यों नहीं पढ़ा? अरे नासा द्वार के बारे में की पढ़ोगे, जाएगा हवा तो नासे गुहा में ना, अंदर में ना जाएगा, अंदर के बारे में। नासा गुहा के बारे में पढ़े ये कि हवा हमारे नाक से, नाक के द्वारा अंदर में, दोनों छिद्रों के द्वारा अंदर में एक चौड़ी जगह है जिसे हम नासा गुहा कहते हैं, वहां पे पहुंचती है। वहां पे नासा गुहा के पास कौन सी ग्रंथि है बताओ? श्लेष्मा ग्रंथि, जो कि धूल कण डस्ट पार्टिकल्स को अपनी ओर क्या करता है, उसको चिपका लेता है, चिपका लेता है अपने पास। क्यों चिपकाता है? धूल कण नहीं जाएगा अंदर, धूल कण जाएगा तो बेकार हो जाएगा, हमको तो ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, इतना सही काम था नासा गुहा का, और कोई काम नहीं था। ठीक, आगे बढ़े। हमने पढ़ा उसके बाद किसके बारे में? दूसरा नंबर नेसोफेरिंक्स के बारे में। नेसोफेरिंक्स को ग्रेसनी भी कहते हैं, ऊपरी ग्रेसनी बोल सकते हो इसको, या फिर इसको नासा ग्रेसनी भी बोल सकते हैं। क्यों नासा ग्रेसनी बोलेंगे? अरे नाके के बाद अगला, नाक का अंतिम स्थान ये नेसोफेरिंक्स है, और यहाँ पे नेसोफेरिंक्स अंदर अंदर होता है, यहाँ से समझो ना ये पॉइंट, नेसोफेरिंक्स ये। तो नेसोफेरिंक्स जो होता है वो, नेसोफेरिंक्स के बारे में क्या समझाए कि एक घुमावदार, ये मतलब कि नासा गुहा के बाद, नासा गुहा के बाद जो है एक घुमावदार रास्ता होता है जिसको हम कहते हैं नेसोफेरिंक्स। क्या कहते हैं? या ग्रसनी, या तो यही नेसोफेरिंक्स या ग्रसनी एक छिद्र द्वारा कहाँ मिलता है? जाके श्वास नली में मिलता है। और श्वास नली के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं ग्लाटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? और उस ग्लाटिस को बंद करने का काम जो काम करता है, दरवाजा वाला काम जो करता है, या तो इसको ग्लाटिस को बंद कर दिए, भोजन मार्ग को बंद कर दिए, वो एपिग्लाटिस। ये कौन है? एपिग्लाटिस। ध्यान रखना इस बात को, ढकता है ताकि भोजन गलत जगह ना चला जाए, हवा गलत जगह ना चला जाए। ठीक है, तो अभी तो नहीं, सुबह में और मजेदार क्लास होगा इसका, बायो का, जब लेंगे सुबह में क्लास। अभी तो बहुत कुछ हम ऐसा है जो नहीं बोल रहे हैं, वो अंदर में हम दिल पे पत्थर रख के हैं, सुबह हम बोलेंगे न, पत्थर अभी नहीं हंसा। सुबह का इंतजार करो ना, सुबह होने में बस रातें भर मौके, सो जाओगे। अब तीसरा है लेरिंग्स, यो लिखिए लो। लेरिंग्स, लेरिंग्स कहाँ है? नेसोफेरिंक्स के बाद लेरिंग्स आएगा। लिखो लेरिंग्स के बारे में, लेरिंग्स, लेरिंग्स लिखा? देखो, नेसोफेरिंक्स से जैसे तुम आगे आगे बढ़ोगे ना, जो वायु मार्ग है, वायु मार्ग का मतलब हो गया हवा वाला जो रास्ता है, श्वास नली, वो आगे जाके सीधा हो जाता है। क्या हो जाता है? और जब सीधा होता है, ये मैं बात कर रहा हूँ, यहां से यहां तक का ये बात कर रहा हूं मैं, सीधा हो जाता है। ठीक, कल जब डायमेंशन चेंज करेंगे तो समझाएंगे। ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये यहां से गुजरात, ये सीधा हो गया। ठीक है, सीधा हो गया। सीधा होने के बाद देखो, वायु मार्ग सीधा हो जाता है। ठीक, नेसोफेरिंक्स के आगे बढ़ने पर वायु मार्ग सीधा हो जाता है। यहाँ से कंठ के पहले का क्षेत्र लेरिंग्स या ग्रसनी कहलाता है, उपस्थिति का बना होता है। ये समझ लो ना, मैं बताता हूँ, सुनो। यहाँ पर तो
समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं समझाता हूँ, रुको। नेसोफेरिंग्स से आगे बढ़ने पर देखो, वायु मार्ग सीधा हो जाता है, ठीक। हाँ, सुनो, तो ये जो नेसोफेरिंग्स है, पहले हम लोगों ने पढ़ा नेसोफेरिंग्स, ये नेसोफेरिंग्स के बारे में। तो नेसोफेरिंग्स जो है ये भाग है घुमावदार रास्ता। इसके आगे जब बढ़ोगे, इसके आगे जब बढ़ोगे, तो हमारा जो वायु वाला रास्ता है, श्वास नली वाला रास्ता है, ये बिल्कुल सीधा हो जाता है, बिल्कुल सीधा, एकदम सीधा। तो जो सीधा हो जाता है ना, सीधा हो जाता है यहाँ पे, तो इस भाग, ये भाग होता है। और इसके बाद होता है कंठ। ये कंठ कहते हैं इसको, इसको कंठ भी कहते हैं, वाक यंत्र भी कहते हैं, और इसका नाम है कंठ या ग्रसनी भी कहते हैं इसको। तो इससे पहले का जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं लेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो इसका वर्क क्या है लेरिंग्स का, देखो ये उपस्थि का बना होता है। इसका वर्क फिलहाल तो कुछ नहीं, इतना समझ लो कि यहाँ से कंठ का आगे स्टार्ट होता है, ठीक। तो लिख लो पहले इसके बारे में, लिखो नेसोफेरिंग्स से आगे की ओर बढ़ने पर, नेसोफेरिंग्स से आगे की ओर बढ़ने पर वायु मार्ग सीधा हो जाता है, वायु मार्ग सीधा हो जाता है। और यहां से कंठ के पहले का भाग क्षेत्र, क्षेत्र लिखना। और यहां से कंठ के पहले का क्षेत्र लैरिंग्स या लैरिंग्स या निचली ग्रसनी, ये देखो ये था ऊपरी ग्रसनी, ये निचली ग्रसनी या निचली ग्रसनी कहते हैं, निचली ग्रसनी कहते हैं। एक्चुअली में वहां पर भी दो रास्ते बंद बट जाते, तुम जानते ही हो। देखो ये कंठ है तुम्हारा, ये वाला भाग, ये मोटा वाला जो है, इसके यहाँ पे जो है ये निचली ग्रसनी है, ये ऊपरी ग्रसनी है, समझा बात को? ये निचली ग्रसनी है, ठीक। तो यहाँ से तुम्हारा कंठ स्टार्ट हो जाता है, इतना ही इसमें लिखना था, और इसमें विशेष कुछ नहीं है लैरिंग्स में। निचली ग्रसनी याद रखना, ग्रसनी का मतलब ऊपरी ग्रसनी निचली ग्रसनी दोनों है। ऊपरी वाली ग्रसनी को नासा ग्रसनी भी बोलते हैं, नीचे वाली ग्रसनी को कंठ ग्रसनी बोल सकते हो। अरे वो नाक से खत्म होता है तो नाक वाला ग्रसनी, नाक इसको बोल दिया नासा ग्रसनी, या फिर सिर्फ ग्रसनी भी बोलते हैं। अच्छा, ये नीचे कंठ पर जाके खत्म होता है, तो कंठ से पहले का जो भाग है उसको ग्रसनी कहेंगे, तो कंठ ग्रसनी बोल सकते हैं। हम लिखे भी हैं, कंठ ग्रसनी नहीं लिखे हैं तो लिख सकते हो तुम, समझ लेना। अब इसके बाद आगे लिखना है चौथा नंबर, कंठ, कंठ या ट्रैकिया, इसको वाक यंत्र भी बोलते हैं। कनपट्टी मक्खर काटता है। समय 55। चलिए देखो कंठ के बारे में लिख लो पहले, लिखो कंठ एक लंबी कोमा चौड़ी, लंबी और लंबी कोमा चौड़ी और उपास्थि, उपास्थि, उपास्थि हर्षहु वाक्य स्वतः संयुक्त हर्षिका, उपास्थि, उपास्थि की बनी हुई नलिका होती है, नलिका होती है, उपास्थि की बनी हुई नलिका होती है, जो कि
लैरिंग्स के आगे के भाग में स्थित होती है, जो कि लैरिंग्स के आगे के भाग में स्थित होती है। पूर्णविराम। पुरुषों के कंठ की उपास्थि उठी हुई होती है। उपास्थि उठी हुई होती है। स्टार देके लिखो। कंठ के बीच में दो स्वर रज्जु, कंठ के बीच में दो स्वर रज्जु, स्वर संयुक्त स्वर र ज संयुक्त हर्ष का रज्जु, स्वर रज्जु, दो स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जिनके कंपन से वाणी या बोली या आवाज निकलती है। अब हमको लगता है श्वास नली के बारे में भी लिखा दें क्या? चलिए, कंप्लीट हो गया। क्या समझा? कंठ के बीच में दो स्वर रज्जु होता है। स्वर मतलब आवाज वाला रज्जु होता है। क्या होता है? वो दोनों रज्जु की सहायता से ही तो तुम बोल पाते हो, गाते हो, बोलते हो, आवाज निकलती है, उसी स्वर रज्जु की सहायता से कंठ में होता है। ये कंठ जो देख रहे हो चौड़ा है, लंबा है, और ये क्या कहते हैं, क्या क्या बोले इसके बारे में, लंबी चौड़ी, और नलिका टाइप का है। इतना सही है, नलिका टाइप का है ना। नलिका टाइप मतलब बीच में आराम से छिद्र हो, नल टाइप का सीधा हो, बस हो गया नलिका टाइप। तो है ये छोटा सा कंठ है ये। और पुरुषों का उठा हुआ रहता है, पुरुषों का उठा हुआ रहता है, महिलाओं का उठा हुआ नहीं रहता है। इसका मतलब यही ना हुआ। देखो तुम लोग कंठ में नहीं उठा हुआ, पकड़ के खींच लो, ऐसे उठ जाएगा। चलिए टाइम बताओ। अब यहीं पे रुकना पड़ेगा, अभी तो श्वसन तंत्र का क्लास खत्म नहीं हुआ है। एक और लेक्चर लेंगे ना तो श्वसन तंत्र जो है हमको लगता है कंप्लीट हो जाएगा। एक तुम लोग कल ऐसा करना कि ये जो चित्र है ना इसको बना के आना घर से। वीडियो कल अपलोड हो जाएगा ये वाला, तो जैसा होगा बना सकते हो घर में, तो बना के आना। नाम लिख लो, कैसे कैसे नाम लिखना है। अभी आज के लेक्चर को यहीं रखते हैं।